हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और चलिए, इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सारे अपन ठीक करते हैं। चलिए देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे ये 1 पेजर नोट्स आपको दिख रहे होंगे। 1 पेजर नोट्स, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि 1 पेजर नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और वहां से आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है, तो आप वहां से 1 पेजर नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में नीट 25 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम उसको सॉल्व करने का पूरा अपना ट्राई करेंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें पढ़ना है ब्लड। देखिए, ब्लड के कंपोनेंट हमने आपके 1 पेजर नोट्स में दिए हुए हैं। नंबर 1 इज प्लाज्मा और नंबर 2 इज ब्लड सेल्स। देखिए, प्लाज्मा जो ब्लड का 55% पार्ट होता है प्लाज्मा और 45% पार्ट होता है आपकी ब्लड सेल्स। ओके, देखिए 1 पेजर नोट्स में देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा का कंपोजिशन है 90 to 92% होता है इसमें वाटर और 6 to 8% होते हैं इसमें प्रोटीन। जैसे कि 3 प्रोटीन के नाम आपके 1 पेजर नोट्स में हमने दिए हुए हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी, आपको पता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और नंबर 3 इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। देखिए, अगर आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, तो जो ब्लड आपके वास्कुलर सिस्टम में रहना चाहिए वो लीक आउट करने लग जाता है। और आपकी जो बॉडी कैविटीज हैं, लाइक आपकी जो प्लूरल कैविटी है, जो लंग के चारों तरफ जो प्लूरा है उसके बीच में वो फ्लूइड वो बढ़ जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी जो कहते हैं ना, पेट में पानी भर गया, वो बेसिकली आपकी पेरिटोनियल कैविटी में पानी भरता है। ये सब आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होने से हो सकता है। इसके बाद आती हैं अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। देखिए, अगर आपको कोई भी, मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया, या मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाने लगा, ठीक है, मान लीजिए आप मेरे पास आए और मैंने आपके लिए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करवाने को आपको सजेस्ट किया। तो सीबीसी में आप जब देखेंगे तो नंबर 1 पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका काउंट आता है। ये है आपकी ब्लड सेल्स। इनका नंबर कितना है सबसे पहले वो देख लीजिए, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी, 6 to 8 के डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का है 1.5 to 3.5 लाख। इनका क्या काम है? देखिए, आरबीसी का काम है आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी। और प्लेटलेट का काम क्या है? कोएगुलेशन या क्लॉटिंग। बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए, आरबीसी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। आरबीसी ए न्यूक्लिएट होती है, क्यों? चलिए बताइए। आरबीसी ए न्यूक्लिएट होती है क्योंकि आरबीसी को हीमोग्लोबिन को रखना है, उसको स्पेस चाहिए, इसलिए हमने न्यूक्लियस को हटा दिया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपको कैरी करवाएगा। आरबीसी का शेप क्या है? बाई कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव शेप, पता है बाई कॉनकेव शेप क्यों होता है आरबीसी का? और बहुत सारे शेप थे, ऐसा क्यों बनाया? इस शेप की वजह से ही आरबीसी कैपिलरीज में से इजीली पास थ्रू करती है। आपके आरबीसी का साइज आपके कैपिलरी की विड्थ से ज्यादा होता है। बाई कॉनकेव शेप ही ऐसी शेप है जिसकी वजह से वो कैपिलरी में से इजीली पास आउट होती है, इसलिए इसका शेप है बाई कॉनकेव। हीमोग्लोबिन का लेवल आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ओके, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज। और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। आप एमबीबीएस करेंगे उसमें आपको स्प्लीन को पाल्पेट करना होता है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनमें स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। तो आपको अपने हाथ से पेशेंट के लेफ्ट साइड में देखना होता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ओके, चलिए अगली ब्लड सेल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। इसके नंबर आपको पता है, 2 तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं, फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट और नंबर 2 इज ए ग्रेनुलोसाइट। तो कुल मिला के होती हैं 5। इनका आपको परसेंटेज याद रखना है और फंक्शन याद रखना है। नंबर 1 इज न्यूट्रोफिल,
नंबर 2 इओसिनोफिल, नंबर 3 बेसोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में दो है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनके फंक्शन देखिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये करती हैं फेगोसाइटोसिस, यानी बाहर से जो भी माइक्रोब आया, फॉरेन पार्टिकल आया, उसको खाने का काम करती हैं ये दो सेल। लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में आपको पता होगा, इसका काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना, बी लिम्फोसाइट का काम, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी खुद जाके उस माइक्रोब पे अटैक करना। ओके, इसके बाद इओसिनोफिल और बेसोफिल। देखिए, इओसिनोफिल आपके इन्फ्लेमेशन को रजिस्ट करती है और एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है। बेसोफिल आपके इन्फ्लेमेशन के टाइम पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है आपका बेसोफिल का। ठीक है, इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए, इनको जमाओगे आप, न्यूट्रोफिल हाईएस्ट है, इसके बाद में क्या है, लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इओसिनोफिल एंड देन बेसोफिल। ये है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बाद में जो थर्ड सेल आती है वो है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, आपके क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में हेल्प करवाना है। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया है पूरा। अब देखिए, ब्लड के साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्लड ग्रुपिंग। जब आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको अपने खुद का ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए बोला जाता है। आपको ब्लड ग्रुप रिएजेंट दिया जाता है, अपने खुद का ब्लड निकालना होता है और ब्लड ग्रुप चेक करना होता है। सबसे फेमस ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, फिर जो ब्लड ग्रुप अवेलेबल है उससे मैच करते हैं, उसके बाद दिया जाता है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें एबी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। बेसिकली एबी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब आरएच पॉजिटिव, जो आरएच ग्रुपिंग आपने लिखी है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, देखिए आरएच जो ब्लड ग्रुप है, बेसिकली जैसे मैंने बताया ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सबसे जो आरएच पॉजिटिव होना, ये 80% इंडिविजुअल्स में पॉजिटिव आता है, यानी केवल 20% में ही आपको नेगेटिव मिलता है। और इस आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें मदर आरएच नेगेटिव होती है और बेबी आरएच पॉजिटिव होता है। तो अगर मदर आरएच नेगेटिव है और बेबी आरएच पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट बेबी को तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर सेकंड बेबी आरएच पॉजिटिव होता है और मदर सेम आरएच नेगेटिव है तो मदर अपने बेबी के अगेंस्ट में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है और सेकंड बेबी के केस में अबॉर्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। ठीक है, आप याद रखेंगे आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव। चलिए, अगला टॉपिक ब्लड से रिलेटेड ही है कोएगुलेशन। देखिए, हमने फिब्रिनोजन के बारे में अभी पढ़ा है, कोएगुलेशन से रिलेटेड है। प्लेटलेट के बारे में पढ़ा है कि वो भी रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, आपको कभी इंजरी होती है, उसके बाद में एक स्कार बनता है ब्लैक कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर का, वो स्कार क्या होता है, वो होता है फाइब्रिन। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि वो स्कार बना कैसे। देखिए, फाइब्रिन आपके जो ब्लड में एक प्रोटीन है, आपने देखा है फाइब्रिनोजन, अभी हमने पढ़ा था। तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में और फिब्रिन से आपका वो स्कार या क्लॉट बनता है। अब ये फिब्रिनोजन से फिब्रिन कैसे बनता है, एक दूसरा प्रोटीन या एंजाइम है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। ओके, आप पूछेंगे थ्रोम्बिन कैसे बनता है, कि देखिए आपके ब्लड में पहले से प्रेजेंट था प्रोथ्रोम्बिन, आपके ब्लड में एक और प्रोटीन है जिसने इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना, कि जैसे ही आपको इंजरी होती है, उस इंजर्ड टिश्यू से और वहां पे जो प्लेटलेट एग्रीगेट होती हैं, कैल्शियम आयन, इन 3 फैक्टर्स की वजह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के बाद में आपका थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज आपके ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और वही क्लॉट बनता है। समझे क्लॉट कैसे बनता है। चलिए, अब हमने ब्लड पढ़ा है तो ब्लड से ही मिलता जुलता एक टॉपिक है लिम्फ। देखिए, लिम्फ बनता कैसे है, आपने सुना होगा लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में,
तो देखिए देखिए जब भी ब्लड आपकी देखिए आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है एओर्टा में, एओर्टा से स्मॉल आर्टरीज में आता है और टिश्यू लेवल पे वो कैपिलरीज में फ्लो करता है। तो जब ब्लड आपकी कैपिलरीज में फ्लो करता है तो ब्लड कैपिलरीज में से सीप आउट करता है, उनमें से निकल जाता है, छन्नी की तरह निकल जाता है। तो अब वो ब्लड आपके टिश्यूज में इकट्ठा होता जाता है, वो ब्लड का वो पार्ट, उसको हम कहते हैं लिम्फ। इस लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए आपकी बॉडी में एक अलग से लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ये लिम्फ भी आपकी हमारे लिए आपके लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए इस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स मिलती हैं, अभी हमने पढ़ी है, 20 से 25% इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो लिम्फ आपका इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को और हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन में काम देता है, और इसके साथ में आपकी बॉडी के फैट अब्जॉर्प्शन में भी इसका काम है। तो हमने ब्लड के साथ में एक लिम्फ का भी ओवरव्यू हमने देख लिया। चलिए अब हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेशन पढ़ना है, ह्यूमन सर्कुलेशन। देखिए अगर हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो एक बार एनिमल डाइवर्सिटी में कॉर्डेटा को रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्डेटा में क्या आता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, आपको याद होगा। देखिए फिशेस में 2 चैम्बर हर्ट मिलता है, ठीक है, इसलिए फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। हम ह्यूमन का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन मिलता है, एक साइड आपका राइट साइड हर्ट है, एक लेफ्ट साइड हर्ट है। राइट साइड हर्ट और आपके जो लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एक आपका एक तरफ एक सर्कुलेशन बनाता है और आपका एक लेफ्ट सर्कुलेशन बनाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। फिशेज में एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, इनमें मिलता है सिंगल सर्कुलेशन। आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हर्ट आपको मिलता है, इनमें मिलता है आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये कैसे होता है देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। अगर मान लीजिए 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो ये जो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट एट्रियम में क्या आना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वेंट्रिकल में क्या हो जानी? मिक्सिंग। और यहां से फिर पूरी बॉडी में जाना है। तो ये क्या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ? यस। और बाकी एव्स यानी पक्षियों में और मैमल्स में आपको मिलता है डबल सर्कुलेशन, जैसे ह्यूमन में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन को और गहराई में पढ़ते हैं। देखिए अपने 1 पेजर नोट्स में जो राइट साइड में, अपर राइट साइड में जो चैम्बर है क्या है? राइट एट्रियम। और लोअर राइट साइड में चैम्बर का नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में आपको अपर राइट कॉर्नर पे एक आपको नोड दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ऐसे नोड, साथ में बोलते जाना है। आपको राइट एट्रियम पे ही और लोअर लेफ्ट साइड में एक नोड दिख रहा है, इसका नाम क्या है? एवी नोड। इनमें से पेसमेकर कौन सा है? ऐसे नोड। फिर राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोई वाल्व होना चाहिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ताकि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आए। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं बताइए? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमील्यूनर, क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहा। इसी तरह लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में वाल्व का क्या नाम है? बाइकस्पिड वॉल्व। आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आएगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट साइड में 3 वॉल्व ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है। ठीक है। लब 1, देखिए स्टेथोस्कोप से हर्ट साउंड सुनते हैं, फर्स्ट हर्ट साउंड क्या आती है? लब। वो क्यों आती है? इन दोनों वाल्व के बंद होने से। यहीं पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब ये है राइट वेंट्रिकल, ये हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कहाँ ओपन होता है? पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों? क्योंकि यहां से हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाना है? लंग में। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ओपन होता है। ये जो ओपनिंग है इधर पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में आपकी जो ओपनिंग है वो है एओर्टा में। इनमें वाल्व का नाम क्या है? सेमील्यूनर वॉल्व। और सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से साउंड कौन सी आती है? डब, सेकंड हर्ट साउंड। ये पूरा आपका जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां आप देख सकते हैं क्या डबल सर्कुलेशन है, एक राइट साइड में सर्कुलेशन बन रहा है और एक लेफ्ट साइड में सर्कुलेशन बन रहा है, तो डबल सर्कुलेशन है। सेम मिलता है एव्स में। चलिए अब हमें पढ़ना है, आपको अपने 1 पेजर नोट्स में दिख रहा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता क्या है? देखिए सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं कि आपका हार्ट
एक मिनट में कितनी बार बीट करता है आप बताइए? 72 टाइम्स। एक जो बीट होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, चलिए एक बीट में कितना टाइम लगेगा आप कैलकुलेट करना। 60 सेकेंड, ये 0.8 सेकेंड। अगर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, चूंकि इसलिए एक बीट में कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। ये टाइम है आपके कार्डियक साइकिल का। देखिए बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं, आपको सारा समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ जो रेड कलर में अंदर की साइड सर्कल में लिखा है, इसका नाम है एएस यानी एट्रियल सिस्टोल। यानी आपका जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। इससे क्या होगा? एट्रिया में जो भी ब्लड है वो कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। इस ब्लड के अगर वेंट्रिकल में आया है तो वॉल्व ओपन होने चाहिए। कौन से वॉल्व ओपन होंगे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। अब ब्लड आ गया है वेंट्रिकल में, क्या एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट रहना है? नहीं। अब एट्रिया क्या करेगा? डायलेट होगा। देखिए ये जो ब्लू में आपको पूरा मार्किंग, तो इस 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड आपका एट्रिया सिस्टोल में है और 0.7 सेकंड आपका एट्रिया किसमें? डायस्टोल में। अब देखिए ये बाहर वाला आपका ये जो सर्कल है, इसमें रेड में आपको मिलेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एट्रिया से सिस्टोल से ब्लड कहाँ आया? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका टाइमिंग क्या है? 0.3 सेकंड। देखिए 0.1 से और 0.4 तक आपका रेड है। इसके बाद में वेंट्रिकल क्या करता है? डायस्टोल। तो अब समझे, ये है पूरा कार्डियक साइकिल। यानी सबसे पहले एट्रिया सिस्टोल करता है, फिर डायस्टोल में चला जाता है, फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट होता है, फिर वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है, और देखिए आखिर के 0.4 सेकंड एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल में कॉमन डायस्टोल मिलता है लेकिन कॉमन सिस्टोल नहीं मिलता है, ये याद रखना है। चलिए देखिए इससे रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी और है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? देखिए एक बीट में एक वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और एक मिनट में जितना किया है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। समझ में आया होगा? अगर इस स्ट्रोक वॉल्यूम में मैं आपकी हार्ट रेट को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या कार्डियक आउटपुट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट बीट। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ईसीजी। देखिए ईसीजी एमबीबीएस में आप बहुत गहराई में पढ़ेंगे, यहाँ एक बेसिक ओवरव्यू लेना है जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए पी वेव, ओके, पी क्यू आर एस टी, यहाँ मैच द फॉलोइंग करके लास्ट 5 साल में 2 बार पूछा है, और इन तीन अगर मैच द फॉलोइंग, ये जो तीन अगर आप इन तीन चीजों को जान लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। देखिए पी वेव क्या बताती है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन, एट्रिया पी वेव से खत्म कर देना है। क्यूआरएस का क्या बताता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और आपको टी वेव क्या बताती है? आपके वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। बिल्कुल, इन तीन से ये तीन वैल्यू आपने याद करी और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। चलिए वापस रिवाइज कीजिए। पी वेव क्या बता रही है? एट्रिया का डीपोलराइजेशन। देखिए पहले डीपोलराइजेशन करना है यानी पहले कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो एट्रिया का कौन बताएगा? पी वेव। और वेंट्रिकल का कौन बता रहा है? क्यूआरएस और टी। पहले डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आज मैंने शाम को सोचा यार मैं दौड़ लगा के आता हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या मेरे को हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी? क्या उतनी हार्ट रेट में उतने कार्डियक आउटपुट में क्या काम चलेगा मेरा? नहीं, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसको बढ़ाता कौन है? आंसर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर कभी आपकी बॉडी को आपकी हार्ट रेट कम करनी होगी तो किससे करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक से, पीएनएस से। तो एसएनएस इसको बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। ये पूरा हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। आप चलिए बताइए नॉर्मल बीपी कितना होता है ह्यूमंस में? 120/80 mmHg। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी कब बोलते हैं? 140/90 mmHg। ठीक है, अब हार्ट में देखिए आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को कुछ आर्टरी सप्लाई करती हैं, जैसे कि आपकी किडनी को कौन करते हैं? रीनल आर्टरी। आपके हार्ट को कौन करेगी? कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सीएडी। ठीक है, इसके बाद में एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन। अब मान लीजिए आपकी कोरोनरी आर्टरी यानी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें अगर कोई प्लाक बन जाए, वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जब आप रनिंग करने जाएंगे, मान लीजिए वो पेशेंट रनिंग करने गया है, तो आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो आपके क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। तो पेशेंट इस तरीके से
जो ये लिवाइन साइन हम इसको बोलते हैं, मेनली एमआई में मिलता है, लेकिन इस तरीके से पेशेंट, उसकी चेस्ट में पेन होता है, इस तरीके से मुट्ठी बांध के और वो छाती में प्रेस करता है। लास्ट हमारा डिसऑर्डर है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, आपकी बॉडी को जितनी नीड है उतना ब्लड अगर हार्ट नहीं पहुंचा पा रहा है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। इसके बहुत सारे रीजंस पॉसिबल हैं। तो चलिए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम अगले सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।